दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भूगोल रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिमाइंडर नोट्स। इस वीडियो में हम नदी, भूमिगत जल तथा हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों ये वीडियो टीजीटी पीजीटी परीक्षा के साथ अन्य परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ भूगोल आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें सबसे पहले हम नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति और अपवाह प्रतिरूपों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, किसी भूदृश्य में जलप्रपातों और क्षिप्रिकाओं की बहुलता द्योतक है किसका? तो उत्तर है युवावस्था का। दोस्तों नदियां अपनी युवावस्था में जलप्रपात और क्षिप्रिकाओं का निर्माण करती हैं। जब किसी स्थान पर नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल यानी क्लिफ के ऊपरी भाग से अत्यधिक वेग से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात या वाटरफॉल कहते हैं। जबकि क्षिप्रिका की ऊंचाई प्रपात की अपेक्षा कम और ढाल सामान्य होता है। जहाँ पर नदियाँ पर्वत तथा प्रतिरोधी शैल से होकर कमजोर चट्टान वाले भाग में गिरती हैं वहाँ पर प्रपात और क्षिप्रिकाओं का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय उद्भव के अवसाद क्या कहलाते हैं? तो उत्तर है महाद्वीपीय उद्भव के अवसाद भूजात कहलाते हैं, जो भू सतह के अपरदन से नदियों में पहुंचकर उनके द्वारा समुद्र में लाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरिता अपहरण की अत्यधिक संभावना कब होगी? तो उत्तर है जब जल विभाजक के दोनों ओर ढाल प्रवणता में अधिक अंतर होगा तभी सरिता अपहरण की घटना होती है। जब कोई नदी अपनी सहायक नदी या उसकी सहायक नदी दूसरी नदी के जल का अपहरण कर अपने में मिला लेती है तो उसे सरिता अपहरण कहते हैं। और सरिता अपहरण की घटना की अधिक संभावना तब होगी जब जल विभाजक के दोनों ओर ढाल प्रवणता में अधिक अंतर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए नदी, विसर्प, प्राकृतिक बांध, संदूर और याजू में से कौन एक नदी के कार्य से संबंधित नहीं है? तो उत्तर है संदूर। दोस्तों संदूर जो है वो नदी के कार्य से संबंधित नहीं है। और आप जान लीजिए कि नदी के मुख्यतः 3 कार्य होते हैं, अपरदन, परिवहन और निक्षेप। निक्षेप के द्वारा ही नदी विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। और आप जान लीजिए दोस्तों, नदी जब सीधे न चलकर टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलती है तो इन मोड़ को नदी विसर्प कहते हैं। नदी के दोनों किनारों पर मिट्टियों के जमाव द्वारा बने लंबे लंबे बंधों को जो कम ऊंचाई के कटक के समान होते हैं प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। और याजू भी नदी के कार्य से संबंधित है, जबकि संदूर ये हिमनद, अवक्षेप और हिमानी के कार्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक तटबंध कब बनते हैं? तो उत्तर है जब नदी बाढ़ का मलबा तटों पर जमा करती है तो प्राकृतिक तटबंध बनते हैं। अगला प्रश्न है, जलप्रपात, जलगर्तिका, प्राकृतिक तटबंध और द्रुत प्रवाह में से कौन सी स्थलाकृति नदी के अपरदनात्मक कार्यों से निर्मित नहीं होती? तो उत्तर है प्राकृतिक तटबंध नदी के अपरदनात्मक कार्य से निर्मित नहीं होती है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक तटबंध निक्षेपणात्मक कार्य के परिणाम है किसके? तो याद रखिएगा प्राकृतिक तटबंध नदियों के निक्षेपणात्मक कार्यों के परिणाम हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि एक प्रवणित नदी की अनुदैर्ध्य परिच्छेदिका संतुलन की परिच्छेदिका होती है। कारण है कि किसी सरिता की परिवहन क्षमता जलधारा प्रवणता का प्रतिफल होती है। तो उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न, कौन सा कथन सही है? तो उत्तर है पूर्ववर्ती सरिताएं अक्रमवर्ती सरिताएं होती हैं। यानी जब नदी जल मार्ग में कोई अवरुद्ध ढाल आ जाए तो नदी उसे काटकर पुनः अपने मार्ग से बहने लगती है। तो इस तरह से कहा जाता है कि पूर्ववर्ती सरिताएं अक्रमवर्ती सरिताएं होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलप्रपात, ड्रमलिन, लोएस और डेल्टा में से कौन सा अपरदनात्मक स्थल रूप है? तो उत्तर है जलप्रपात। दोस्तों जलप्रपात जो है वो अपरदनात्मक स्थल रूप है। अगला प्रश्न है, जलोढ़, पंख, विसर्प, प्राकृतिक तटबंध और भग्नाश्मक संक में से कौन सी स्थलाकृति नदी निक्षेपण से संबंधित नहीं है? तो उत्तर है विसर्प। और याद रखिएगा विसर्प जो है दोस्तों ये नदी निक्षेपण से संबंधित नहीं है।
और आप जान लीजिए कि नदी विसर्प नदी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक आकृति है, न कि निक्षेपणात्मक। अगला प्रश्न है, विसर्पों का निर्माण किसकी क्रिया से होता है? तो बहते हुए जल से विसर्पों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्क, नदी विसर्प, अधः कर्तित विसर्प और गोखुर झील स्थल रूपों में कौन उत्पत्ति में बहुचक्री होता है? तो उत्तर है अधः कर्तित विसर्प दोस्तों, ये उत्पत्ति में बहुचक्री होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नदी की अंतिम अवस्था में क्षैतिज अपर्जन तथा निक्षेप के द्वारा सतह की सभी असमानताएं समाप्त हो जाती हैं। इससे निर्माण होता है किसका? तो उत्तर है समप्राय मैदान का। और आप जान लीजिए, नदी की अंतिम अवस्था में क्षैतिज अपर्दन तथा निक्षेप के द्वारा जो सतह की सभी असमानताएं होती हैं समाप्त हो जाती हैं और उसके द्वारा समप्राय मैदान का निर्माण होता है। और इसे डेविस ने पेनीप्लेन का नाम दिया है। प्रतिरोधी शैलों के भाग अपर्दन अवशेष के रूप में जहां तहां सामान्य सतह के रूप में दिखाई पड़ते हैं, इन्हें मोनेडनाक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नदी अपर्दन चक्र के किस चरण में मोनेडनाक दिखाई देते हैं? तो उत्तर है वृद्धावस्था में। दोस्तों याद रखिएगा, नदी अपर्दन चक्र के वृद्धावस्था में मोनेडनाक दिखाई देते हैं। क्वेस्टा नदी अपर्दन की किस अवस्था का भूरूप है? तो उत्तर है क्वेस्टा दोस्तों नदी अपर्दन के युवावस्था का भूरूप है। और नदी की अपर्दन क्रिया द्वारा उत्पन्न स्थल रूपों में जलप्रपात का निर्माण, जलगतिका, संरचनात्मक सोपान, नदी वेदिका, नदी विसर्प, क्वेस्टा और सूकर कटक होते हैं। क्वेस्टा नदी अपर्दन की युवावस्था का परिणाम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेजन नदी, मिसिसिपी नदी, नील नदी और गंगा नदी में से किस नदी द्वारा पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण किया गया है? तो याद रखिएगा, मिसिसिपी नदी के द्वारा पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण किया गया है। दोस्तों जब कोई जो है नदी की धारा के रूप में प्रवाहित होती है तो उसके किनारों पे अति महीन कणों से निक्षेपण होता है। मुहाने पर नदी की जो उपशाखाएं होती हैं या वितरिकाएं होती हैं, उसके किनारे पर भी महीन अवसादों के निक्षेपण होते रहते हैं, जो पंजे से संलग्न अंगुलियों के समान की आकृति बनाती है। इसे ही दोस्तों पक्षीपाद डेल्टा कहते हैं। और मिसिसिपी नदी का डेल्टा पक्षीपाद डेल्टा का सर्वोत्तम उदाहरण है। अगले प्रश्न पर आते हैं, नाइजर डेल्टा, मैकेंजी डेल्टा, ओब डेल्टा और मिसिसिपी डेल्टा में से चापाकार डेल्टा का उदाहरण कौन सा है? तो उत्तर है नाइजर डेल्टा चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, जब सागरी लहरें और धाराएं नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा परिवर्तित और नष्ट कर दें तो परिणाम स्वरूप अपक्षयित डेल्टा क्या कहलाता है? तो इसको रुंडित डेल्टा कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब सागरी लहरें और धाराएं नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा परिवर्तित और नष्ट कर देती हैं तो उसको रुंडित डेल्टा कहते हैं। इरावदी नदी कहाँ गिरती है? तो ये मर्तबान की खाड़ी में गिरती है, याद रखिएगा। इरावदी नदी की उत्पत्ति नमाई और माली नदियों के संगम से होती है। ये नदी म्यांमार में उत्तर से दक्षिण दिशा में बहती है और मर्तबान की खाड़ी अंडमान सागर में अपने जल का त्याग करती है। और याद रखिएगा, इरावदी के उपजाऊ मैदान में धान की फसल पर्याप्त मात्रा में होती है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि वृद्धावस्था में नदियाँ अधिक विसर्पण करती हुई जो है ये प्रवाहित होती हैं। और कारण है कि वृद्धावस्था में नदियों की भार वहन क्षमता समाप्त प्राय होती है। तो इसमें क्या सही है? दोस्तों ए गलत है लेकिन आर सही है। ये गलत कैसे है? तो आप जान लीजिए, नदियाँ अपनी प्रौढ़ावस्था में जब मैदानी भाग में चलती हैं तो निम्न कटाव की अपेक्षा क्षैतिज अपर्दन अधिक होता है। और इस अवस्था में नदी का मार्ग न तो समतल होता है न एक समान चट्टानों का ही बना होता है, यानी नदियाँ सीधे मार्ग से प्रवाहित न होकर टेढ़े मेढ़े रास्तों से चलती हैं। इस कारण नदी के मार्ग में छोटे बड़े मोड़ बन जाते हैं और इन मोड़ों को ही विसर्प कहते हैं। जबकि वृद्धावस्था में नदियों की भार वहन क्षमता लगभग समाप्त हो जाती है। तो इसलिए ए गलत लेकिन आर सही है। अगला प्रश्न है, किसी नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी और संकीर्ण घाटी को क्या कहते हैं? तो इसको महाखड्ड कहा जाता है। नदी द्वारा अपनी घाटी में की गई ऊर्ध्वाधर काट के कारण घाटी पतली, गहरी और वी आकार की हो जाती है। और ये दो प्रकार की आकृतियों का निर्माण गार्ज और कैनियन का करती है। और बहुत गहरी और सकरी घाटी को गार्ज, कंदरा या फिर महाखड्ड कहते हैं। वी आकृति की घाटी का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो नदी के द्वारा दोस्तों
वी आकार की घाटी का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्य दशाओं के अंतर्गत कौन सा एक नदीय क्रिया द्वारा उत्पन्न लक्षणों का सही क्रमिक विकास है? तो सबसे पहले जलप्रपात, फिर नदी वेदिकाएं, विसर्परोधिकाएं और गोखुर झीलें। तो याद रखिएगा, ये जो सही क्रम है, सबसे पहले जलप्रपात, उसके बाद नदी वेदिकाएं, फिर नदी वेदिकाएं, विसर्परोधिकाएं और गोखुर झीलें, ये सामान्य दशा में नदी क्रिया द्वारा उत्पन्न लक्षणों का क्रमिक स्वरूप है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा गया है कि पीडमांट मैदान किसके द्वारा बनते हैं? तो उत्तर है नदी के द्वारा पीडमांट मैदान बनते हैं। अगला प्रश्न है, एक ऐसी जल प्रवाह प्रणाली जिसका निर्माण ऐसे क्षेत्र में हुआ हो जहां पर क्रमानुसार मुलायम और कठोर चट्टानें व्यवस्थित हैं और सरिताओं का प्रवाह मुलायम चट्टानों के साथ साथ पाया जाता है। तो इस प्रकार की प्रवाह प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है जालीनुमा प्रवाह प्रणाली। याद रखिएगा, जालीनुमा प्रतिरूप उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां कड़ी और मुलायम चट्टानें साथ साथ किसी दिशा में झुकी हुई मिलती हैं। साथ ही क्वेस्टा स्थलाकृति वाले क्षेत्रों में भी ये प्रतिरूप मिलता है। अगला प्रश्न है, आधार तल में ऋणात्मक परिवर्तन होने से किस स्थलाकृति का निर्माण संभव है? तो उत्तर है नदी वेदिकाओं का। दोस्तों, आधार तल में ऋणात्मक परिवर्तन या अपर्दन होने से जो है नदी वेदिकाओं का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, नील नदी का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा है? तो नील नदी का डेल्टा याद रखिएगा चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। गंगा, राइन, बोलगा, लीना आदि नदियों का डेल्टा भी चापाकार डेल्टा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, घाटी के किस भाग में नदी के गुम्फित जलमार्ग से होकर प्रवाहित होने की संभावना है? तो उत्तर है मुहाने के निकट, जहां नदी का वेग काफ़ी कम हो जाता है, वहां पर नदी के गुम्फित जलमार्ग से होकर प्रवाहित होने की संभावना है। अगला प्रश्न है, गुम्फित नदी की विशेषता क्या होती है? तो उत्तर है नदी के निचले भाग के प्रवाह की विशेषता गुम्फित नदी विशेषता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईगर ज्वारीय भित्ति का संबंध किस नदी से है? तो उत्तर है ट्रेंट नदी से और ये यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत इंग्लैंड में अवस्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रन ऑफ द रिवर तकनीक कौन सी है? तो उत्तर है सुरंग द्वारा जल विद्युत के लिए जल लेकर और फिर नदी को बहने देना, ये रन ऑफ द रिवर तकनीक कहलाती है। अगला प्रश्न है, नदी अपर्दन से विकसित भू आकृतियों का कौन सा सही क्रम है? तो सबसे पहले तंग घाटी, फिर तलहटी मैदान, बाढ़ी मैदान और डेल्टा। दोस्तों, इसमें तंग घाटी नदी अपर्दन द्वारा, जबकि तलहटी मैदान, बाढ़ी मैदान और डेल्टा नदी के निक्षेपण के द्वारा निर्मित होने वाली भू आकृति है। अगला प्रश्न है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है किस नदी के द्वारा? तो उत्तर है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। अगला प्रश्न है, जब नदी के मार्ग में कठोर और मुलायम चट्टानों की परतें क्षैतिज अवस्था में मिलती हैं तो किस प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण होता है? उत्तर है संरचनात्मक सोपान। अब आइए दोस्तों, भूमिगत जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, लैपीज, युवाला, स्टेक्लेलाइट और टोम्बोलो में से कौन सी स्थलाकृति भूमिगत जल के द्वारा उत्पन्न नहीं है? तो उत्तर है टोम्बोलो। दोस्तों, टोम्बोलो जो है ये जो है भूमिगत जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है। अगला प्रश्न है, टेरारोसा, घोलरंध्र, जियोड और डोलाइन में से कौन सा भूमिगत जल के अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति नहीं है? तो उत्तर है जियोड, क्योंकि जियोड जो है भूमिगत जल के अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति नहीं है। इसके अलावा दोस्तों डोलाइन, घोलरंध्र और टेरारोसा भूमिगत जल के अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियां हैं। अगला प्रश्न है, ड्रिप स्टोन कहाँ पाए जाते हैं? तो कास्ट प्रदेश में ड्रिप स्टोन पाए जाते हैं और शुष्क कंदराओं में टपकते जल के चूना युक्त निक्षेप को ड्रिप स्टोन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्रस्ट स्थलाकृति का सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ पर मिलता है? तो पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया में। अगला प्रश्न है, कास्ट मैदान का उदाहरण कौन सा है? तो याद रखिएगा, पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया वर्तमान स्लोवेनिया में कास्ट मैदान का उदाहरण मिलता है। अगला प्रश्न है, चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र में प्रमुख है? तो चूना पत्थर क्षेत्र में चट्टानों की घुलनशीलता प्रमुख होती है। अगला प्रश्न है, युवाला, अंधी घाटी, सीफ टिब्बा और निमग्न सकरी घाटी स्थलाकृतियों में से
कौन काष्ठ स्थलाकृतियों में से सम्मिलित नहीं की जाती है? तो सीफ टिब्बा। दोस्तों आप जान लीजिए कि सीफ टिब्बा या सीफ स्तूप और बरखान ये बालिका स्तूप के विशिष्ट रूप हैं। बालुका स्तूप प्रायः अस्थायी और परिवर्तनशील होते हैं और सामान्यतः आगे की ओर खिसकते जाते हैं। सीफ टिब्बा काष्ठ स्थलाकृतियों में शामिल नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है स्टैलेक्टाइट, कंदरा स्तंभ, स्टैग्लेमाइट और डोलाइन में से कौन भूमिगत जल के निक्षेपणात्मक कार्य द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? तो उत्तर है डोलाइन। दोस्तों याद रखिएगा, डोलाइन का निर्माण भूमिगत जल की अपर्दन क्रिया का परिणाम है। ये जो है भूमिगत जल के निक्षेपणात्मक कार्य से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है आश्युताश्म, निश्युताश्म, कंदरा स्तंभ और काष्ठ खिड़की में से कौन सा निक्षेपणात्मक स्थल रूप नहीं है? तो काष्ठ खिड़की। दोस्तों काष्ठ खिड़की जो है ये जो है निक्षेपणात्मक स्थल रूप नहीं है। अगला प्रश्न है रैंप घाटी, लटकती घाटी, ज्यूजेन और अंध घाटी में से कौन काष्ठ प्रदेश की स्थलाकृति है? तो अंध घाटी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंध घाटी जो है वो काष्ठ प्रदेश की स्थलाकृति है। लैपीज, प्लाया, टार्न और नूनाटक में से कौन सा स्थल रूप भूमिगत जल से संबंधित है? तो उत्तर है लैपीज। लैपीज दोस्तों आप जान लीजिए कि ये स्थल रूप भूमिगत जल से संबंधित है। आश्युताश्म और निश्युताश्म निक्षेपणात्मक स्थलाकृति किसकी है? तो ये भूमिगत जल की स्थलाकृति है। अगला प्रश्न है कास्ट विंडो, डोलाइंस, लैपीज और स्टैलेग्माइट में से कौन सी एक अपर्दनात्मक स्थलाकृति नहीं है? तो स्टैलेग्माइट जो है अपर्दनात्मक स्थलाकृति नहीं है। चूना पत्थर स्थलाकृति में जब गुफा की छत से चूने का निक्षेप जल के साथ होता है तो गुफा की छत से जमीन की तरफ एक स्तंभ जैसी रचना होती है जिसे स्टैलेक्टाइट कहा जाता है और इसके ठीक नीचे भी फर्श से छत की तरफ रचना का निर्माण होता है जिसे स्टैलेग्माइट कहा जाता है। अगला प्रश्न है स्टैलेक्टाइट एक स्थलाकृति है किसकी? तो ये काष्ठ भूदृश्य की। और देखिए एड्रियाटिक सागर, अरल सागर, एजियन सागर और अंडमान सागर के तट के अनुदिश जिन स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है उनमें काष्ठ स्थलाकृति सर्वप्रमुख थी। कौन सी? तो ये थी एड्रियाटिक। दोस्तों एड्रियाटिक सागर तट के अनुदिश जिन स्थलाकृतियों का अध्ययन किया गया उसमें काष्ठ स्थलाकृति सर्वप्रथम थी। अगला प्रश्न है काष्ठ स्थलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? तो एड्रियाटिक बेसिन। अगला प्रश्न है कोन कास्ट, इंसेलबर्ग, पेडिमेंट और टार में से कौन एक जलवायु भूआकृति विज्ञान का लाक्षणिक स्थल रूप नहीं है? तो ये कोन कास्ट है। और देखिए ट्रेवेरटाइन, युवाला, धंस्ती निवेशिका और डोलाडाइन में कौन सा एक कास्ट स्थलाकृति का निक्षेपणात्मक स्थल रूप है? तो ये ट्रेवेरटाइन है। डोलाइन अपर्दन के किस कारक द्वारा बनाई जाती है? तो डोलाइन आप जान लीजिए भूमिगत जल द्वारा, भूमिगत जल के अपर्दन द्वारा बनती है। स्पीलियोथेम से संबंधित है। तो स्पीलियोथेम से संबंधित है काष्ठ क्षेत्र। दोस्तों काष्ठ क्षेत्र जो है वो स्पीलियोथेम से संबंधित है। अगला प्रश्न है काष्ठ के अपर्दन चक्र के अंत में खड़ी अवशिष्ट पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा काष्ठ के अपर्दन चक्र के अंत में खड़ी अवशिष्ट पहाड़ियों को हम्स कहा जाता है। काष्ठ के अपर्दन चक्र के अंत में जो अवशिष्ट पहाड़ियां खड़ी रूप में होती हैं हम्स होती हैं। अमेरिकी विद्वान बीदी ने चूने की चट्टान वाले भाग में अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया और बीदी ने काष्ठ चक्र को अपर्दन चक्र 3 अवस्थाओं में तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था में विभक्त किया है। अब आगे आइए देखते हैं दोस्तों हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है पर्वतीय भाग में 2 पार्श्ववर्ती सर्क के पीछे हटने से निर्मित नुकीली पहाड़ी श्रेणी को क्या कहते हैं? तो इसको तीक्ष्ण कटक या अरेत कहते हैं। अगला प्रश्न है शीर्ष दीवार संबंधित है किससे? तो शीर्ष दीवार सर्क से संबंधित है और ये सर्क की बेसिन से ऊपर की ओर लंबवत होती है। सर्क की ये तीव्र ढाल वाली दीवार 2000 से 3000 फीट लंबवत होती है। अगला प्रश्न है एरीट या तीक्ष्ण कटक, टार्न यानी गिरताल, हम या हम्स, नूनाटक में से कौन हिमनद से संबंधित स्थलाकृति नहीं है? तो उत्तर है हम्स। दोस्तों हम्स या हम जो है ये जो है हिमनद से संबंधित स्थलाकृति नहीं है। हम्स स्लोवेनिया में स्थित एक पर्वत शिखर है।
अगला प्रश्न है, जब पर्वतीय भाग से कई घाटी हिमनद नीचे उतरकर पर्वत के आधार या तली पर एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उस विस्तृत हिमनद को क्या कहते हैं? तो उसे पीडमोंट ग्लेशियर या गिरिपद हिमनद कहते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी के यू आकार की घाटी मिलती है तो हिमानी क्षेत्र में। आप जान लीजिए दोस्तों, पर्वतीय क्षेत्रों में पहले से मौजूद जो नदी घाटी जो कि वी आकार की घाटी होती है, नदी घाटी, और इसमें हिमानी के लंबवत अपर्दन से यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शीर्ष दीवाल या हेड वाल किस स्थलाकृति का एक भाग है? तो ये सर्क का भाग होता है और पर्वतीय क्षेत्रों में घाटी हिमनद द्वारा उत्पन्न स्थल रूपों में सर्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सर्क या हिमगह्वर हिमनदी की घाटी के शीर्ष भाग पर एक अर्धवृत्ताकार या कटोरे के आकार का विशाल गहरा गर्त होता है जिसका पार्श्व या किनारा खड़े ढाल वाला होता है। जर्मनी में हिमगह्वर को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है, जर्मनी में हिमगह्वर को कार कहा जाता है। ड्रमलिन, हिमसोपान, नूनाटक और सर्क में से कौन हिमनद के अपरदनात्मक कार्य द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? तो उत्तर है ड्रमलिन। दोस्तों, ड्रमलिन हिमनद के निक्षेप कार्य से निर्मित होता है, न कि अपरदनात्मक कार्य से। अगला प्रश्न है, हिमानीकृत प्रदेश में उल्टी नौका के समान की निक्षेपणात्मक स्थलाकृति को क्या कहते हैं? तो हिमानीकृत क्षेत्र में उल्टी नौका के समान निक्षेपणात्मक स्थलाकृति को ड्रमलिन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लटकती घाटी, गिरिशृंग, टार्न और ड्रमलिन में से किस भू आकृति का निर्माण हिमानी अपर्दन के द्वारा नहीं होता है? तो ड्रमलिन। दोस्तों, ड्रमलिन हिमनद के निक्षेप कार्य से निर्मित होता है, अपर्दन द्वारा नहीं। कोल शब्द किससे संबंधित है? तो कोल शब्द ग्लेशियरों से संबंधित है और भूविज्ञान में दो पर्वतों के बीच कटक का सबसे निचला स्थान कॉल या कोल कहलाता है। अगला प्रश्न है, उत्पाटन या प्लकिंग की क्रिया में क्या होता है? तो इसमें शैलें कमजोर पड़ती हैं, बड़े बड़े शिलाखंड टूटते हैं और गतिशील हिम के प्रहार से शैलें दबाव के कारण जड़ सहित टूटती हैं और वहाँ गर्त बन जाता है। अगला प्रश्न है, सर्क, नूनाटक, हार्न और ड्रमलिन में से किस भू आकृति का निर्माण हिमानी अपर्दन से नहीं हुआ है? तो उत्तर है ड्रमलिन का। ड्रमलिन का निर्माण निक्षेपण से हुआ है, न कि अपर्दन से। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिमानी धौत मैदान, मोरेन, ड्रमलिन और फियोर्ड में से कौन हिमानी जलोढ़ निक्षेप का उदाहरण है? तो उत्तर है हिमानी धौत मैदान। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख लीजिए कि जो हिमानी धौत मैदान होता है इसका जो है ये किसका उदाहरण है? हिमानी जलोढ़ निक्षेप का। अगला प्रश्न है, पिंगो, पेडिमेंट, एस्कर और धंसती निवेशिका, सर्क, टार्न और हिमसोपान में से हिमानी जलोढ़ निक्षेप आकृति कौन है? तो उत्तर है एस्कर। दोस्तों, आप जान लीजिए एस्कर जो है ये हिमानी जलोढ़ निक्षेप स्थलाकृति है। जिवजेन, इंसेलबर्ग, अरेत और यार्डंग के स्थल रूपों में से कौन सा पवन द्वारा विकसित नहीं है? तो अरेत दोस्तों ये पवन द्वारा विकसित नहीं है, जबकि आप जान लीजिए जिवजेन, इंसेलबर्ग और यार्डंग ये पवन द्वारा निर्मित स्थल रूप है। अगला प्रश्न है, मेषशिला, हिमोड़, ड्रमलिन और केम में से कौन सी स्थलाकृति हिमानी के निक्षेपणात्मक स्थल रूप से संबंधित है? तो मेषशिला और केम। दोस्तों, केम हिमानी जलोढ़ निक्षेप से निर्मित स्थलाकृति होती है। अंधी घाटी, बालसन, कंदरा और लटकती घाटी में से कौन सी स्थलाकृति हिमनद अपर्दन से निर्मित होती है? तो याद रखिएगा, लटकती घाटी हिमनद अपर्दन से निर्मित होती है। अगला प्रश्न है, ड्रमलिन, एस्कर, केम और मेषशिला स्थलाकृतियों में से किसका निर्माण हिमानी निक्षेप से नहीं हुआ है? तो मेषशिलाओं का निर्माण हिमानी निक्षेप से नहीं हुआ है। दोस्तों, एस्कर और केम हिमानी जलोढ़ के निक्षेप से निर्मित स्थलाकृतियां हैं। अगला प्रश्न है, नूनाटक, तीक्ष्णकटक, भेड़पीठ शैल और केम में से कौन सा हिमानी स्थलाकृति का अपर्दनात्मक भूरूप नहीं है? तो केम जो है ये आप जान लीजिए हिमानी स्थलाकृति अपर्दनात्मक का भूरूप नहीं है। एस्कर यानी हिमनद मृदकटक, ड्रमलिन, केम तथा हार्न में से कौन हिमजली निक्षेपण का भूरूप नहीं है? तो हार्न और ड्रमलिन। पद, भेड़पीठ शैल या रासमुटान किससे संबंधित है? तो भेड़पीठ शैल या रासमुटान ये हिमनदी प्रक्रिया से संबंधित है। हिम सुमार्जित या रोष मोटनी किसमें पाई जाती है? हिमनदी स्थलाकृतियों में दोस्तों जो है हिम सुमार्जित या रोष मोटनी पाई जाती है। टार्न झील किससे संबंधित है? तो टार्न झील का संबंध सर्क से है।
पल्सा, ड्रमलिन, अरेत और एस्कर स्थल रूपों में से कौन हिमानी स्थल रूप नहीं है? तो याद रखिएगा पल्सा। दोस्तों पल्सा जो है ये विशिष्ट प्रकार का टीला या गिरिका होता है। ये दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है और इसकी रचना पीठ से होती है। इस आकृति के अंदर हिम की परतें होती हैं। ये मुख्यतः आर्कटिक और उप आर्कटिक क्षेत्रों में पाया जाता है। शैल सरिता शब्दावली किससे संबंधित है? तो शैल सरिता या प्रस्तर सरिता शब्दावली का संबंध पर हिमानी प्रक्रम से होता है। इसका निर्माण मृदा सर्पण अपर्दन की प्रक्रिया द्वारा होता है। पर हिमानी क्षेत्रों में मृदा सर्पण परिवहन का कार्य करता है। केम की संरचना किससे होती है? तो याद रखिएगा केम की संरचना दोस्तों बजरी से होती है। डेल्टा केम किसका परिणाम है? तो डेल्टा केम हिमनद निक्षेपण का परिणाम होता है। अगला प्रश्न है परिहिमानी भूदृश्य उत्पन्न होता है? तो अनाच्छादन से। अगला है कि W.B. लेविस द्वारा प्रस्तुत घूर्णन फिसलन परिकल्पना किसके निर्माण से संबंधित है? तो ये हिमगह्वर या सर्क के निर्माण से संबंधित है। W.B. लेविस द्वारा घूर्णन फिसलन परिकल्पना हिमगह्वर, ये याद रखिएगा घूर्णन फिसलन परिकल्पना हिमगह्वर या सर्क निर्माण से संबंधित है। अगला प्रश्न है उच्च अक्षांशों में जलमग्न हिमानीकृत घाटियों को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है फियोर्ड। याद रखिएगा दोस्तों फियोर्ड किसे कहा जाता है? तो उच्च अक्षांशों में जलमग्न हिमानीकृत घाटियों को फियोर्ड कहते हैं। अगला प्रश्न है सर्क भू आकृति को विश्व के देशों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। नॉर्वे में बोटन, जर्मनी में कारेन, स्कॉटलैंड में ओल और फ्रांस में सर्क में से किस देश के नाम से संबंधित जोड़ा गलत है? तो स्कॉटलैंड ओल ये गलत है क्योंकि स्कॉटलैंड में सर्क को कोरी कहा जाता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि ड्रमलिन, यारडंग, लटकती घाटी और बालू तट में से कौन सी सुस्पष्ट आकृतियां हिमनदी स्थलाकृति पर पाई जाती हैं? तो उत्तर है ड्रमलिन और लटकती घाटियां। याद रखिएगा ड्रमलिन और लटकती घाटियां दोस्तों ये हिमनदी स्थलाकृति पर पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में आपने विश्व के भूगोल के अंतर्गत नदी, हिमनद, नदी और हिमनद से संबंधित तथा नदी, भूमिगत जल तथा हिमनद से निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में जाना। और ये प्रश्न या ये जो रिवीजन श्रृंखला है TGT, PGT, LT ग्रेड, GIC, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट JRF भूगोल आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।